हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की द्रोड़ सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 7 इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने प्रीवियस में सेल ऑर्गेनेल्स को जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो सेल के कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे सेल वॉल के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फिर हम लोग आगे डिस्कस किए थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर पार्ट जो बचे हुए थे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, जो भी कुछ हमारा बचा हुआ है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो जरा याद करिए प्रीवियस क्लासेस को कि हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में क्या डिस्कस किया था। न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, यही पढ़ा था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की है, डिस्कवर किया है। और उन्होंने क्या बोला था न्यूक्लियस को बोला था उन्होंने, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। उस पूरी सेल ऑर्गेनेल या फिर सेल को जो कंट्रोल कर रहा था, इट इज द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ये हमारी पूरी सेल है। इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने देखा कि सेल के अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला न्यूक्लियस है। हम लोग आज उसी न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जब न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उन्होंने भी बोला था न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द controlling सेंटर ऑफ द सेल है। यानी सेल को जो कंट्रोल करता है, टोटली कंट्रोल करता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। तो सेकंड क्या है, और ये जो न्यूक्लियस होता है इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। और क्या होता है, उसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। विद डबल मेम्ब्रेन विद इन्वेलप। ठीक है। अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट होगा, इट कंटेन डीएनए। ये क्या कंटेन करता है, डीएनए को कंटेन करता है। यहाँ पे जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और जो डीएनए होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे करके दिखता है। ये जो थ्रेड है इसी को बोल रहे हैं जो डीएनए होता है। डीएनए को हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बोला कि जो डीएनए होता है इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और क्या बोला, और ये कैरी करता है इंफॉर्मेशन। डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कैसे इंफॉर्मेशन, जो हमारी जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रही होती है, आपके पेरेंट्स से हमारे में, हमसे हमारे बच्चों में, ये जो ट्रांसफर होने वाली ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है। ठीक है। कैसे, इंफॉर्मेशन ऑफ आवर कैरेक्टर, कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ आवर characters। ठीक है। and pass from one generation to another generation। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं,
हमने बोला कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को बोला कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है किसका? सेल का। न्यूक्लियस के अंदर हमने पहले ही ये बात बता दी थी कि ये हमारी क्या होती है। मान लो कि ये हमारा क्या है? सेल है, और सेल के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए को हमने बोला ये क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और बोला कि थ्रेड लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्या बोला कि ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को। हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स दिखते हैं, हम अपनी मदर, थोड़ा सा मदर की तरह दिख रहे हैं, थोड़ा सा फादर की तरह दिख रहे हैं, ये किसकी वजह से दिख रहा है? डीएनए की वजह से। क्यों? क्योंकि वो मदर और फादर से इन्फॉर्मेशन लेके आता है, हमारी बॉडी में डालता है। ठीक है, और ये ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, वो ये सारे पॉइंट्स है। ऑलराइट, अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स को। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अभी क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्या बताया? डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन क्या करता है? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है, ये हमने बोला था। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम को। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, फिर इसके बाद देखेंगे किसको? क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम को, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन इज द स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। अभी समझाते हैं। डिस्पर्स्ड होता है न्यूक्लियस में। एग्जांपल के लिए जरा याद करिए, इसको मान लीजिए हमने बोल दिया सेल। ठीक है, अब सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने एक और स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम था न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज देखी जिसको हमने बोला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, डीएनए। समझ में आ गया? क्या था? डीएनए। अब डीएनए को क्या बोला? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज इस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो स्कैटर्ड फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटर्ड फॉर्म? मतलब पूरा फैला हुआ जो स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके का ऐसे फैला हुआ स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। किसका स्ट्रक्चर? डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन इज द scattered form of डीएनए। ठीक है, इसको हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। डिस्पर्स थ्रू न्यूक्लियस। डिस्पर्स थ्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? ये है क्रोमेटिन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है आप समझो। अब यहाँ पे हमने देखा कि किसका स्कैटर्ड फॉर्म है? किसका स्कैटर्ड फॉर्म है? क्रोमेटिन। तो यहाँ पे डीएनए जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म है, सॉरी क्रोमेटिन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म है डीएनए का। अब हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम को देखेंगे। अब यही जो क्रोमेटिन है, यहाँ पे जो डीएनए का स्कैटर्ड फॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये क्वाइल, हाईली क्वाइल्ड हो जाएगी। यहाँ पे क्या करेगी? एंड कंडेंस फॉर्म, कंडेंसेशन होगा यहाँ पे, कंडेंसेशन होगा यहाँ पे किसका? ऑफ डीएनए का। हाँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? क्रोमोसोम बन जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्या है?
स्कैटर्ड फॉर्म है। स्कैटर्ड फॉर्म कैसा, जो फैला हुआ रहे चारों तरफ, वो कौन है, क्रोमेटिन। और जो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, जो क्या करे, वो कॉइल होके होता है ना, पहले धागा है वो फैला हुआ, अगर कहीं पे है, कई जगह पे फैला हुआ है, तो उसको बोले स्कैटर्ड फॉर्म। अब उसको एक जगह हम किसी एक जगह पे क्या करें, ऐसे ऐसे लपेट करके रख दिए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ये उसका कॉइल या कंडेंस फॉर्म हो गया, जो वो रील में आता है इतना बड़ा, उस तरीके देखा होगा आपने, तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। अब डीएनए को क्या किया, पहले तो ऐसे खोल के फैला करके रखा हुआ था किसी रूम में पूरे धागे को, और अब हमने उसी धागे को क्या किया, अब एक रील में या किसी एक चीज में हमने उसको लपेट के रख दिया, उसको फोल्ड करके रख दिया, कॉइल करके रख दिया, उसको कंडेंस फॉर्म में, शॉर्ट में उसको एक, पहले वो बहुत ज्यादा बड़ा सा फैला हुआ था, अगर हम एक धागे को खोले तो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, लेकिन अब हमने उसको क्या किया, छोटे से में क्या किया, उसको कंडेंस कर दिया, कॉइल्ड कर दिया, एक जगह लपेट के रख दिया। तो ये जो लपेट के रख दिया वो क्या हो गया, हमारा क्रोमोसोम हो गया, हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म। तो क्रोमोसोम क्या होता है, हाईली coiled and condensed form of DNA is called chromosome। ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली सेल डिवीजन। और क्रोमोसोम कब आपको दिखेगा, ये दिखेगा जब सेल डिवीजन विजिबल होगा, जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा तब ये क्रोमोसोम विजिबल होगा। ठीक है, कब दिखेगा, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम आर विजिबल। समझ आ रहा है, क्रोमोसोम विजिबल कब होगा, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, सेल डिवीजन अभी 11th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है 11th क्लास में आपकी, जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पे आएगा आपका सेल डिवीजन चैप्टर, जहां पे हम सेल साइकिल का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और फिर इसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसके अंदर आएगा क्या, प्रोफेज, फिर आप लोग देखेंगे थोड़ा जस्ट विजिबल हो रहा है, फिर इसके बाद मेटाफेज में क्लियरली विजिबल हो रहा है, तो वहां पे विजिबल होता है। बट अभी समझने के लिए इतना समझे कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जो है एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, किसका, डीएनए का, जिसको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, और स्कैटर्ड फॉर्म अगर आपको दिख जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ऑलराइट, अब हम लोग देखें क्या कि यहाँ पे जो स्कैटर्ड फॉर्म था वो था क्रोमेटिन, अभी जो यहाँ पे हाईली कॉइल्ड फॉर्म था वो क्या था, डीएनए का क्रोमोसोम। जैसे कि ये देखो ऐसे ऐसे करके जो स्कैटर्ड फॉर्म हमको दिख रहा था ऐसे ऐसे, ये क्या था, क्रोमेटिन। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे करके एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म था, थोड़ा एकदम हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, कंडेंस फॉर्म था, वो क्या था, क्रोमोसोम। यही हमने ऑलमोस्ट देखा है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पे सेल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, क्या है टाइप ऑफ सेल्स हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अभी तक हम लोगों ने देखा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बाद देखा कि क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जो जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करता है। फिर हमने देखा कि क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमेटिन जो होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, ये हाईली कंडेंस्ड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, डीएनए होता है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होता है। ये पूरे पॉइंट्स हमने देख चुके हैं। अब हम न्यूक्लियस के ही बेस पे सेल कैसे डिवाइड करती है उसको देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अभी वो कैसे डिवाइड करती है देखते हैं। ठीक है, पहला आता है प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड इज प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरी आती है
यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस अनडिफाइंड है तो इसको बोलते हैं कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, अभी फिर इसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। वही सेम चीज है, यहाँ पे उल्टा हो जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, और क्या होता है, बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल, यहाँ पे क्या थे, एब्सेंट थे, और यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल। समझ में आया, ये पूरा क्या है, टाइप ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन जो है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के बेस पे सेल का डिवीजन हुआ है, ये सेल डिवाइड की है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के। वो कितने टाइप के, 2 टाइप का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया है सेल ऑर्गेनल के बारे में। सो व्हाट इज सेल ऑर्गेनल, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को। ठीक है, देखो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल के बारे में जरा हम प्रीवियस क्लासेस में जाकर हमने बोला था कि जो सेल है वो पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल को। तो सेल ऑर्गेनल मीन्स एक लिटिल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज कैसे किए गए हैं। ठीक है, लिटिल कंपोनेंट का मतलब याद करिए, राइबोसोम जैसे प्लास्टिड हो गया, ये सारे जो कंपोनेंट है वो कैसे सेल के अंदर ऑर्गेनाइज किए हैं, उसी को हम सेल ऑर्गेनल बोल रहे हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल जो है, सेल ऑर्गेनल मीन सेल ऑर्गेनल mean little components are organized structure within cell organel। ठीक है, और इसके पास सेल ऑर्गेनल, आपको पहले से पता है सेल के पास अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यहाँ पे। कैसे, जैसे शेप के बेस पे हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके फंक्शन के बेस पे। ठीक है, यही बोला था। अब यहाँ पे फंक्शन के बेस पे ये फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है क्या, सिंगल मेम्ब्रेन
सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन जो होता है वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके बारे में लिखो। वॉक्यूल, वैक्यूल, वैक्यूल, फिर आ जाता है आपका लाइजोसोम, लाइजोसोम, फिर आ जाता है गोल्जी अपैरेटस, ये जो गोल्जी बॉडी था, ओ माय गॉड, गोल्जी अपैरेटस, फिर आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारा पूरा किसके अंदर आता है? सेल मेम्ब्रेन में, जिसके पास सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल के अंदर जिसकी सिंगल सेल मेम्ब्रेन है वो आता है वॉक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब किसके अंदर आते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन में। फिर आ जाता है आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन सा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है आपका जो अभी पढ़ा है जस्ट न्यूक्लियस, पहले बता दिया था डबल मेम्ब्रेन। फिर आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। फिर आ जाता है मेम्ब्रेनलेस, जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, उसके अंदर आ जाएगा आपका सबसे पहले राइबोसोम, जो हम लोग को पढ़ना भी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ओके, तो अभी हमने क्या पढ़ा? सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल हमने देखा है कि सेल बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो कि यहाँ पे क्या होता है? सेल ऑर्गेनल एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि किसके बेस पे? फंक्शन और शेप के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल को, जैसे कि हमारा वैक्यूल हो गया, फिर लाइसोसोम हो गया, फिर गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर इसके बाद मेम्ब्रेनलेस कौन सा होता है? वो होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, देखो अब इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब ये है कि हम जानेंगे उनके बारे में कि वो क्या क्या होता है, लेकिन यही सेम चैप्टर जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यही आपके 11th क्लास में यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से आएगा, जिसमें आप और भी ज्यादा ब्रॉड डिटेल में जाकर के इस सिमिलर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यही जो एक एक करके चीजों को पढ़ा है वही हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन 2 पार्ट्स क्या होता है? फर्स्ट इज RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा होता है SER। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या देखा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप का होता है? रफ होता है कि स्मूथ होता है? रफ का मतलब जो उसकी सरफेस हो वो खुरदरी सी हल्की सी होती है, और जो स्मूथ होता है एकदम फ्लैट सरफेस होती है, लाइक जैसे अगर उसके ऊपर कोई भी चीज डाल रहे हैं तो स्मूथली वो निकल जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इस राइबोसोम अटैच्ड होता है, इससे क्या अटैच होता है? और राइबोसोम अटैच होता है, अटैच्ड। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे यूज होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? स्मूथ में
राइबोसोम एब्सेंट होता है, पूरा ही लिखो, एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे होता है लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। यही पढ़ा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फिर आपका आ जाता है थोड़ा सा पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ ही रखा है ऑलमोस्ट। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने एक बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट पढ़ रखा है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पहला पॉइंट हो जाएगा यही वाला, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, पावर हाउस है तो भाई उसको सबको पावर देता है, तो पावर देता है तो क्या करता है, फॉर्म एनर्जी, ठीक है। और क्या, इन द, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैसा, यानी एटीपी, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और कहाँ पे, ऑल्सो इन राइबोसोम, राइबोसोम, समझ में आ गया। ये हमने पढ़ लिया। ये किसके बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्म। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो प्लास्टिड जो होता है, देखते हैं प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड्स में डिवाइड ये जाता है, डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स दिखाते हैं। आता है, सबसे पहले आता है क्रोमोप्लास्ट, फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट, जो हम बचपन से डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं, प्लास्ट, ठीक है। अभी आता है सबसे पहले व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्ड प्लास्टिड होगा, क्या होगा, कलर्ड प्लास्टिड कहीं पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इन फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कलर प्लास्टिड, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है। ये होता है क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड, और ये होता है कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। कलरलेस प्लास्टिड जो होता है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। कलरलेस का मतलब जिसमें कलर्स ना प्रेजेंट हो, ठीक है। सिंथेसिस एंड स्टोर्ड फूड, ठीक है। क्या करता है, सिंथेसिस करता है और फूड को स्टोर करता है। इसके बाद आ जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लास्टिड कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट plastids containing chlorophyll क्लोरोफिल का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। और फिर क्या करता है, पिगमेंट होती है इसके अंदर, किसकी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये जो क्लोरोफिल है ये पिगमेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब होते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे क्या ही कंटेन करता है, क्लोरोफिल को, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटो
सिंथेसिस होता है और ये कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या बोला हमने ल्यूकोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जिसका काम होता है सिंथेसिस करना और क्या करना? स्टोर फूड करना, फूड को स्टोर करना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाते हैं। कैसे? यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट जो है ये 3 पार्ट्स में और डिवाइड हो रहा है। पहले का नाम है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। दूसरे का नाम है एलियोप्लास्ट। तीसरे का नाम है एमाइलोप्लास्ट। इसका काम क्या बताया था? फूड स्टोर करना और सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे एलियोप्लास्ट के अंदर फूड क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है प्रोटीन को। ठीक है, ये किसको स्टोर करता है? स्टोर्ड प्रोटीन। ठीक है, फिर आता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट कंटेन करता है स्टोर फैट। ठीक है, स्टोरेज ऑफ एमाइलोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये करता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च को। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हमने क्या बोला था? जो क्लोरोप्लास्ट है ये कंटेन करता है प्लास्टिक के अंदर क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ प्लांट सेल। किचन क्या होता है? देखो, अभी तक की हमने ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूरोप्लास्ट ये सब डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? हमने बोला अभी हम जब बचपन में पढ़ते थे तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में यही सेम वर्ड पढ़ते थे। यह है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट को बोलते थे इट इज द किचन ऑफ द प्लांट सेल, है ना? किचन ऑफ द प्लांट सेल। अब किचन में क्या होता है? हमारे किचन में क्या होता है? जनरली खाना बनता है जिसको हम लोग खाते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। और जरा याद करिए, अब जब प्लांट सेल का किचन क्लोरोप्लास्ट है तो किचन में क्या हो रहा होगा? प्लांट सेल के पास खाना बन रहा होगा और क्या हो रही होगी? उसकी वजह से बॉडी में एनर्जी आ रही होगी। अब जरा प्रीवियस क्लास याद करिए, प्रीवियस क्या इसी क्लास में जरा जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था जरा उसको याद करिए। अब आपको 8th क्लास का याद करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे जरा याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यही तो बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये क्या प्रोवाइड करती है? ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है। और क्या करती है? किसके फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है? एटीपी के फॉर्म में। अब कंफ्यूजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट को बोल रही हैं आप किचन ऑफ द प्लांट सेल। जब किचन ऑफ द प्लांट सेल ये है तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोवाइड कर सकता है? तो आइए बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are semi autonomous cell organelles। अब समझ में आया कि कैसे मैं बोल रही थी कि क्लोरोप्लास्ट इज द प्लांट सेल ऑफ द प्लांट सेल है, किचन ऑफ द प्लांट सेल है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये खुद के अपने they contain their own DNA। ये अपना खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम
सब कुछ ये खुद ही क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, और इनके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। ये फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसिस कर रहे होते हैं अपने खुद की प्रोटीन की। इधर लिख देते हैं, दे आर फ्री can synthesis their own protein। समझ में आया? ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ द प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया से ये कोलैब होके वर्क करता है और क्या करता है, दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन, और फ्री होते हैं किसके लिए, अपनी प्रोटीन को, खुद की प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, ये पूरा क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। अभी हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। अभी कब से चिल्ला रहा है राइबोसोम, जरा याद करें, जब अभी बताया था सेल ऑर्गेनल के बारे में तो राइबोसोम को क्या बोला था, राइबोसोम को मैंने बोला था इट इज द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, है ना। राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, है ना। और क्या है, इन्वॉल्व इन द प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और कैसे कैसे, और यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बोथ में। कौन बोथ में, प्रोकैरियोट्स में एंड और किस में, और प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है प्रोकैरियोट, जब हमने न्यूक्लियस के बेस पे डिवीजन किया था तो प्रोकैरियोट किसको बोल रहा था, बैक्टीरिया को। और यहाँ पे यूकैरियोट किसके अंदर आते हैं, जहाँ पे आते हैं हमारे एनिमल्स, हम लोग, और कौन, और आते हैं प्लांट, और कौन, फंगी। ये सब किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। अभी थोड़ा सा आगे अगर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया गया होगा, जिसके अंदर मियोसिस माइटोसिस को डिस्कस कर सकते हैं हम, बट वो बहुत शॉर्ट में है, उसको अभी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आज भी ये लेक्चर था, ये लास्ट लेक्चर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने ऑलमोस्ट जोन सीरीज में 7 लेक्चर्स अटेंड किए हैं। 7 लेक्चर्स में जहां पे फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ आपको सेल के बारे में बताया था, और सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर जो है वो सेल डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल के बारे में है, जिसमें हमने डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक और लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन लेवनहुक ने की थी। फिर इसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर हमने देखा था परपुंजी ने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। फिर हमने देखा था सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें मैथ्यूस लैडन, शॉन और रॉदरफोर्ड को आया था, जिन्होंने अपनी सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आया था सेल उसके बारे में, जिसमें हम सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हम पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कैसे कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में डिस्कस किए। देन इसके बाद हम आए हैं आज के लेक्चर पे, जो कि आज का लेक्चर है न्यूक्लियस को हमने पहले डिस्कस किया, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस करा कि यहाँ पे बाकी सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, उसके बेसिस पे यूकैरियोट प्रोकैरियोट को भी डिस्कस किया, राइबोसोम्स को भी डिस्कस किया। ये हमारा ऑल पूरा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट चैप्टर है, जो कि आपकी पूरा डिक्टो बेस्ड है एनसीईआरटी पे। आई होप कि अगर आप इसको पूरे लेक्चर को लेते हैं कि आपके स्कूल में जितना भी टीचर्स एग्जाम लेंगे डिक्टो इसी से पेपर बन के आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।